उस बेसिक से एडवांस तक पूरी प्राइमरी मेमोरी को कवर करने वाला हूं। और इस क्लास को देखने के बाद प्राइमरी मेमोरी से बनने वाला हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और इसी विश्वास के साथ हम चालू करते हैं इस अपनी मास्टर क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी मेमोरी होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी होती है वो मुख्य मेमोरी की भूमिका निभाती है, क्योंकि ये सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है और सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त होता है इस मेमोरी को, कि अगर सीपीयू को कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो डायरेक्ट इस मेमोरी से अपने कनेक्शंस इस्टेब्लिश करके उस डाटा, उस इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? रैम और रोम। रैम कैसी मेमोरी होती है? ये वोलाटाइल होती है, मतलब कि अस्थायी है। अस्थायी का मतलब है बिजली जाते ही डाटा मिट जाता है। अगर लाइट चली गई तो इसका डाटा मिट जाएगा, वो परमानेंट नहीं है, ये वोलाटाइल है। फिर उसके बाद जो रोम होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, वो हमारी होती है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी। इसमें अगर बिजली चली भी गई तो इस मेमोरी में जो डाटा रखा होगा ना, वो डिलीट नहीं होगा, वो मिटेगा नहीं। और इसीलिए इसमें BIOS और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ये कंप्यूटर जब चालू हो रहा होता है तो ये निर्देश ये बताते हैं कि कंप्यूटर को कैसे अपने आप को पूरा सेटअप करना है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करना है, कैसे जितनी हार्डवेयर डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं उसके साथ कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है। ये सब जो है ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस बताते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस इसीलिए रोम में रखे जाते हैं, क्योंकि वो क्या है? स्थायी मेमोरी है, उसमें रखा गया डेटा इतना नहीं है, भले सप्लाई कट हो जाए, लाइट चली जाए। उसके बाद हमारी दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये परमानेंट स्टोरेज प्रदान करती है, मतलब कि स्थायी बैकअप। ये स्थायी बैकअप प्रदान करती है और साथ ही साथ ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि बिजली जाने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या फिर सहायक मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है रैम और रोम, वो क्या होती है? वो छोटी होती हैं, उसमें बहुत कम डाटा आ पाता है और ये वोलेटाइल भी होती हैं, टेम्परेरी स्टोर करती हैं डाटा को। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो ह्यूज कैपेसिटी वाली होती हैं और डाटा उसमें स्थायी रहता है, मतलब कि टीबी जीबी तक की बड़ी बड़ी फाइल्स, बड़ी बड़ी मूवीज, बड़े बड़े वीडियो क्लिप्स, PDF फाइल्स, ये सब आप उसमें रख सकते हैं और बहुत दिन तक रख सकते हैं। वोलेटाइल नहीं होती है, मतलब कि मिटता नहीं वो डाटा। जैसे कि हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, ये सब क्या हमारी, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो अब हम इस माइंड मैप में पूरी मेमोरी का एक ओवरव्यू लेंगे कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आती है रजिस्टर मेमोरी। जो हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है ये सबसे तेज मेमोरी होती है और CPU के अंदर ही होती है हमारी रजिस्टर मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी CPU के अंदर पाई जाती है और सबसे तेज होती है, तो वो हमारी रजिस्टर मेमोरी हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? रैम और CPU के बीच बफर का कार्य करती है, कि जिन डाटा या फिर जिन इंस्ट्रक्शंस को CPU बार बार यूज करता है ना, उसको रैम से उठाकर कैश अपने पास रख लेती है, जिससे क्या होता है कि CPU को रैम तक नहीं जाना पड़ता, वो तुरंत एक्सेस कर लेता है कैश से। और कैशे मेमोरी की स्पीड रैम से तेज होती है, इसलिए ये क्या करती है? एक बफर के रूप में कार्य करती है रैम और CPU के बीच में। तो जो रजिस्टर मेमोरी और कैशे मेमोरी है ये इंटरनल मेमोरीज है, आंतरिक मेमोरी। फिर उसके बाद प्राइमरी मेमोरी है, वो दो प्रकार की है। एक तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है रीड ओनली मेमोरी या फिर रोम। तो जो हमारी रैम है वो भी दो प्रकार की है। एक तो है स्टैटिक रैम, SRAM जिसे कहते हैं, दूसरी है DRAM या फिर डायनेमिक रैम। और इसी प्रकार रोम के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहली है PROM, मतलब कि प्रोग्रामेबल रोम। दूसरी है EPROM, मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और फिर है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक, तो आपको PROM का फुल फॉर्म याद रखना है कि प्रोग्रामेबल रोम। अब E लग गया तो वो हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और फिर ई हो गया तो मतलब कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये क्या होती है? 3 टाइप्स की रोम होती है हमारी कंप्यूटर सिस्टम में। तो अब हम कंप्यूटर मेमोरी की एक हायरार्की देखने वाले हैं कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, फिर कौन सी मेमोरी की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, फिर कौन मेमोरी
किसकी ज़्यादा कीमत होती है, किसकी कम कीमत होती है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इस एक ही स्लाइड में 3 पदानुक्रम या फिर 3 हायरार्कीज हैं। कौन-कौन सी हैं? पहली हायरार्की तो है स्पीड की, गति की, ठीक है, जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक। फिर उसके बाद लागत की भी हायरार्की ऊपर की ओर बढ़ रही कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से प्राइमरी कैश फिर सीपीयू की तरफ बढ़ोगे तो लागत भी बढ़ती जाएगी और गति भी बढ़ती जाएगी। और अगर आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे सीपीयू से फिर कैश, कैश के बाद फिर रैम, रैम के बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो आपको कैपेसिटी बढ़ती दिखेगी, ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कैपेसिटी बढ़ती दिखेगी और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको गति और साथ साथ लागत बढ़ती दिखती है, ठीक है। तो अगर गति की बात करें तो सबसे तेज होगी हमारी सीपीयू रजिस्टर, जो कि फास्टेस्ट होती हैं पर सबसे लोएस्ट कैपेसिटी रखती हैं, क्योंकि कैपेसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही, गति और लागत ऊपर की तरफ बढ़ रही, ठीक है। फिर उसके बाद कैशे मेमोरी होती है, वो क्या करती है, बार बार इस्तेमाल होने वाले डाटा को रखती है और ये रजिस्टर से कम तेज होती है और कैपेसिटी रजिस्टर से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, क्योंकि रजिस्टर तो बहुत कम कैपेसिटी होती है, तो नीचे बढ़ेंगे तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आते हैं रैम रोम, जो कि मदरबोर्ड पर स्थित होती है। अब ये क्या होगी, ये कैशे मेमोरी से भी कम तेज होगी। फिर हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि एचडीडी, ऑप्टिकल डिस्क, जो परमानेंट स्टोरेज प्रदान करती हैं, वो रैम से भी कम जो है स्पीड वाली होंगी, समझे आप। तो सबसे ज़्यादा स्पीड है रजिस्टर की, फिर उसके बाद स्पीड है हमारी कैशे मेमोरी की, फिर उसके बाद स्पीड है रैम रोम की, और फिर उसके बाद स्पीड है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या फिर एचडीडी की। और एचडीडी में भी आपको ध्यान रखना है कि एचडीडी ज़्यादा तेज है, एचडीडी कम तेज है। फिर उसके बाद जो हमारी पुरानी स्टोरेज डिवाइसेस थे, जैसे कि मैग्नेटिक टेप आ जाए, तो मैग्नेटिक टेप सबसे नीचे रहेगा कि वो सबसे कम तेज है। तो इस पूरी हायरार्की आपको ध्यान में रखना है। अब इस पे बनने वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मेन मेमोरी के बारे में गलत है। तो पहला है कि मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, कि मतलब सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में मेन मेमोरी तेज है। तो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में मेन मेमोरी तो तेज ही है, तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है एक कंप्यूटर मेन मेमोरी के बिना चल सकता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि एक कंप्यूटर मेन मेमोरी के बिना चल ही नहीं सकता। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि गलत वाक्य कौन सा है, तो दूसरा हो जाएगा। आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्योंकि उसको भी हमें एज ए करेक्ट इंफॉर्मेशन की तरह ध्यान में रखना है कि मेन मेमोरी इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो मेन मेमोरी होती है वो वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये बात सच है। फिर उसके बाद फॉर मेन मेमोरी डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। हाँ, मेन मेमोरी में अगर पावर स्विच ऑफ हुआ तो डाटा लॉस हो जाता है। अब रैम में तो होता है ना, तो पार्सली तो सही है ना, पर ये वाला ऑप्शन क्या था, बिल्कुल ही रॉन्ग था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन के हिसाब से फॉल्स हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था कि एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्चा होता है कि अगर हमें कोई मेमोरीज दी गई हैं बहुत सारी प्रकार की, उनमें सब में एक बिट जो है हमें स्टोर करना है, तो न्यूनतम खर्चा किस में आएगा। तो अभी हमने हायरार्की देखी थी लागत वाली में क्या था कि सबसे ऊपर हमारी कौन सी थी, रजिस्टर, लागत ऊपर की ओर बढ़ रही थी। इसमें क्या था, रजिस्टर। अब रजिस्टर में एक बिट डाटा स्टोर करने का सबसे ज्यादा रुपया पड़ेगा। वहीं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो सबसे कम महंगी हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे कम रुपया पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, क्योंकि वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फिर उसके बाद एमपीपीएससी में पूछा गया था निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। सबसे कम एक्सेस समय मतलब कि सबसे तेज। ऑप्शन दिया कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो इसमें प्राइमरी में कौन है, क्योंकि प्राइमरी तो सेकेंडरी से ज्यादा ही तेज होगी ना, तो इस हिसाब से कैसे मेमोरी हमारी क्या हो जाएगी, राइट ऑप्शन, क्योंकि रैम जो है वो कैसे से स्लो होता है, कैसे रैम से ज्यादा तेज होती है, ठीक। फिर यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया, उसमें दिया गया कि जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस में दी गई हैं इनको संग्रहण आकारों, स्टोरेज साइजेस के हिसाब से बढ़ते क्रम में लगाओ, कि किसमें सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा किसमें है, फिर उससे ज़्यादा किसमें है, ऐसे बढ़ते क्रम में लगाना है। तो अगर हम देखें तो रजिस्टर में हमारी सबसे कम कैपेसिटी होती है, क्योंकि हमने हायरार्की अभी देखी थी। इसमें
कैपेसिटी नीचे की ओर बढ़ रही थी, तो रजिस्टर सबसे ऊपर थे तो इसमें सबसे कम होगी। ठीक, फिर उसके बाद हमारी कैश मेमोरी हो गई, फिर उसके बाद हमारी रैम हो गई, और फिर उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो वो हो गई। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आपको ये कैपेसिटी की हायरार्की ध्यान में रखना है कि रजिस्टर में सबसे कम कैपेसिटी होती है, फिर कैश होती है, फिर रैम होती है, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव होगी। फिर उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप मेरे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपीटी बाय हर्ष सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, क्विजेस और ऑल यूपीटी से एग्जाम अपडेट्स मिलने वाली हैं। और यहाँ पे क्यूआर दिया है, आप इसको स्कैन करिए, आप डायरेक्ट उसी टेलीग्राम के ऊपर पहुंच जाएंगे। बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस क्विजेस और साथ ही इस लेक्चर जो फ्री कंप्यूटर कोर्स चल रहा है उसकी पीडीएफ भी वहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो ये पीडीएफ्स हैं, ये बहुत ही एडवांस पीडीएफ है। इसमें आपको यूट्यूब आइकन दिखेगा हर एक पेज पे, और जब आप उस यूट्यूब आइकन को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी क्लास के वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आपने क्लिक किया और आप डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ गए। अब हम एक एक करके जितने मेमोरी के टाइप्स पढ़े थे उनको अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर पे। तो जो रजिस्टर होते हैं वो स्पीड किंग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड जितनी भी मेमोरीज हमने देखी कि रैम हो गई, रोम हो गई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, उनमें सबसे तेज है, इसलिए वो स्पीड किंग है। और नेचर कैसा है, ये सीक्वेंशियल सर्किट फ्लिप फ्लॉप्स के बने होते हैं। किससे? फ्लिप फ्लॉप्स के बने होते हैं। तो अगर पूछे कि रजिस्टर किसके बने होते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप के बने होते हैं, और ये सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, सीपीयू के भीतर स्थित होते हैं। फिर उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, बाकी आप मेरे सीपीयू वाली क्लास में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे जो रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो सब अच्छे से कवर कराया है। तो पहला है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। ये क्या करता है कि मेमोरी से पढ़े गए या लिखे जाने वाले डाटा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, कि सीपीयू को जिस डाटा को पढ़ना है या फिर उसको लिखना है उस डाटा को होल्ड करके रखता है। कौन? मेमोरी बफर रजिस्टर। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या करता है कि वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहे मशीन इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। जो भी मशीन इंस्ट्रक्शंस या फिर जो इंस्ट्रक्शन वर्तमान में चल रहे हैं, जिसपे सीपीयू काम कर रहा है, उसको कौन रखता है? इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर रखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैशे मेमोरी की। तो जो कैशे मेमोरी होती है वो स्पीड बफर का काम करती है। स्पीड बफर का क्या मतलब है कि ये जो मेमोरी है इस सीपीयू और रैम के बीच स्पीड मिसमैच को संतुलित करती है। मतलब जो सीपीयू है वो बहुत तेज है और रैम जो है वो बहुत तेज नहीं है। सीपीयू को कोई भी डाटा चाहिए ना, वो तुरंत तुरंत डिमांड करता है, उसको तुरंत डाटा चाहिए। पर रैम को उसको ढूंढने में अपना जो स्पेस है, जो अपने मेमोरी ब्लॉक्स हैं, उनमें ढूंढने में उसको समय लगता है। तो एक बीच की मेमोरी बनाई गई जो रैम से भी तेज है और सीपीयू को वो डाटा तुरंत दे दे, इससे सीपीयू की स्पीड, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, कि जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग होने लगे, क्योंकि जो डाटा वो मांगे वो कैश उसको प्रोवाइड करवा दे, जल्दी प्रोसेसिंग होने लगे। तो ये स्पीड मिसमैच को खत्म करती है कौन? हमारी कैश मेमोरी। और ये जो कैश मेमोरी है ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है? ये SRAM, स्टैटिक रैम से बनी होती है हमारी कैश मेमोरी। किससे? स्टैटिक रैम, SRAM से बनी होती है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद जो कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस है उसको हिट रेशियो में नापा जाता है, कि टोटल हिट्स बटे टोटल हिट्स प्लस टोटल मिस। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर ने कोई डाटा को कैश मेमोरी में ढूंढा और वो मिल गया तो उसको कहेंगे हिट। ठीक, अगर कंप्यूटर ने कैश मेमोरी में कोई डाटा ढूंढा और वो नहीं मिला तो उसे क्या कहेंगे? मिस। तो जितनी बार ढूंढा उसमें से कितनी बार मिला, इसका रेशियो ही क्या हो गया? हिट रेशियो। और यही क्या दर्शाता है? कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। फिर उसके बाद ये जो कैशे मेमोरी है ये राइट बैक मेथड का प्रयोग करती है, कि सीपीयू को अगर मेन मेमोरी में कोई डाटा अपडेट करना है तो ये तुरंत अपडेट नहीं करा जाता है, ये कैशे मेमोरी अपने पास रख लेती है। मतलब कैश मेमोरी में वो अपडेटेड डाटा रखा जाता है, बाद में उसको अपडेट किया जाता है, जिससे सीपीयू का फोकस उस इंस्ट्रक्शन पे बना रहे, उसको अपडेट करने पर फोकस ना जाए, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना आए। तो इस चीज के लिए भी कैशे मेमोरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसको कहा जाता है राइट बैक मेथड। ठीक है, अब अगर आप पोजीशनिंग देखें कैशे मेमोरी की तो इधर है सीपीयू हमारा और ये बीच में है कैशे मेमोरी और इधर है हमारी मेन मेमोरी। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी हमारी रहती है। तो अब हम एक एग्जांपल से हमारे रजिस्टर, रैम, कैशे मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को समझेंगे।
मान लो कि ये शेफ है, वो हमारा प्रोसेसर है और वो कुछ चीज बना रहा है, कोई डिश बना रहा है, और उसको ये लग रहा है कि इस समय इसको चलाने के लिए करछी चाहिए उस डिश को, तो वो करछी उसके हाथ ही में है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, उसकी रजिस्टर मेमोरी हो गई, क्योंकि जो उसको चाहिए उसी के हाथ में वो तुरंत एक्सेस कर सकता है कि हाँ चलाना है इसको, तो चला दिया, ठीक। अब दूसरा, जो उसके किचन स्लैब है, जो भी उसका किचन स्लैब है, उस पर कोई भी सामान जैसे यहाँ पड़ा हुआ है और उसका हाथ यहाँ पे है, ठीक। अब उसके सामने पड़ा हुआ है, अगर उसको जरूरत पड़ी तो ये तुरंत उठा लेगा। अब तुरंत उठा ले रहा है तो वो हमारी कैशे मेमोरी, जो किचन स्लैब पर जितना भी सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है वो सब हमारी क्या है, कैशे मेमोरी है, क्योंकि उसको जब भी जरूरत होगी वो तुरंत उठा सकता है। फिर अगर कोई सामान फ्रिज के अंदर रखा है तो फ्रिज है हमारी रैम, क्योंकि सीपीयू को यहाँ से उठकर फ्रिज तक जाना पड़ेगा, उससे वो सामान निकालना पड़ेगा, तो फ्रिज एज ए रैम काम कर रहा है। और अगर कोई चीज फ्रिज में भी नहीं है और उस डिश में पड़नी है, वो मार्केट से मिलेगी, तो सीपीयू अगर बाहर निकल के मार्केट तक जाए, वहां से लेके आए, तो मार्केट हमारी हो गई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, समझे। तो इस आप पूरे एग्जाम्पल से इस पूरी फंक्शंस को समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे कैसे आप हाई लेवल क्वेश्चंस को कैसे उड़ाते हैं, क्योंकि एनवीएस पीजीटी में पूछा गया था कि मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने के लिए मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एक छोटी तेज मेमोरी डाली जाती है, इस मेमोरी को क्या कहते हैं। अभी बताया था, इस मेमोरी को कैसी मेमोरी कहते हैं, जो स्पीड मिसमैच को कम कर रही थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला कैसे मेमोरी। फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट एक स्पीड डिफरेंशियल, जो गति में जो मतलब डिफरेंशियल आ रहा है या फिर जो भिन्नता आ रही है उसको टैकल करने के लिए, समायोजित करने के लिए प्रयुक्त जो बफर की तरह यूज होती है, वो कौन सी है, वो हमारी कैसी मेमोरी है। फिर उसके बाद बीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022 के पेपर में पूछा गया कि हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो अगर सीपीयू बहुत तेज चल रहा है, हाई स्पीड है, और उसके साथ सिंक्रोनाइज करके उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाना है, इसलिए किसको इंट्रोड्यूस करा गया, कैसे मेमोरी को। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, कैसे मेमोरी, बी वाला, ठीक है। पूछा गया कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर नामक एक मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है। पहला ऑप्शन सेट एसोसिएटिव मैपिंग, दूसरा रजिस्टर, तीसरा सहयोगी मानचित्रण, चौथा हेट अनुपात। तो अभी हमने बताया था कि कैश की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी किससे नापी जाती है, हिट रेशियो से नापी जाती है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फिर यूपीडब्ल्यूएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2025 में पूछा गया कि कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, कैश मेमोरी क्विक एक्सेस के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करती है, तो कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, ये तो बात एकदम सही है। फिर कैश मेमोरी क्विक एक्सेस, तेज पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करती है, ये भी बात सही है, एकदम राइट है। फिर उसके बाद कैश मेमोरी कैन ओनली बी लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू, ये गलत है, केवल लग गया कि कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर भी हो सकती है और सीपीयू के बाहर भी हो सकती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद कैश मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि कैश हमारी मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो जो हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है। फास्टर मेमोरी देन रैम, मतलब कि यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज है, ये तो बात सही है। वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी बात सही है। स्मॉलर इन साइज देन रैम, रैम से छोटी है, हाँ रैम से छोटी कैश मेमोरी होती है, तो ये भी बात सही है। और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यह क्रमानुसार मेमोरी है, नो क्रमानुसार मेमोरी नहीं है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अब हम रैम और रोम की तुलना करते हैं, फिर उसके बाद रैम और रोम को अच्छे समझते हैं।